चलिए आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बशरा अली सल्लल्लाहु। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त मल्टीपल एलिल, और मल्टीपल एलिल के अंदर हम ब्लड ग्रुप डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और ब्लड ग्रुप के अंदर भी हमने ग्रुप डिस्कस किए हैं। अब हमारा सवाल ये है कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये जो 4 ग्रुप है, इनके अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का फैक्टर कैसे आता है। हम कहते हैं भाई मेरा, जैसे मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है, मेरा अपना सर्वजात का मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है। आपका आपने अपने ब्लड ग्रुप पता है आप सबको? यस सर। नो बताएं सलाउद्दीन, क्या ग्रुप? यस सर। ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, वेरी गुड। सवाल के रखे, बड़ा कीमती ब्लड है। हाँ, हिबा साहिबा का क्या है? सर मेरा ए बी। ए बी सर पॉजिटिव नहीं पता, पॉजिटिव था आई थिंक सो। पॉजिटिव। आई थिंक के चक्कर में कहीं से ले मत लीजिएगा, ब्लड बता दूं पहले। नहीं सर। हाँ, सर मेरा ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव, वेरी गुड। हमजा में खून है? पता नहीं है? पता नहीं है, ये नहीं पता खून पता नहीं है कौन सा ग्रुप है। अरे मैंने कहा शायद नहीं पता खून है या नहीं है। नहीं खून तो है, ग्रुप नहीं पता सर। ग्रुप नहीं पता। और शाकरा साहबा कौन सा है? ये तो मेमन है, ये तो खून वैसे नहीं देते ये लोग तो। सर हमें भी नहीं पता, अभी तक चेकअप नहीं करवाया। आज तक नहीं करवाया? नो सर, अब करवाएंगे। अभी 9th के अंदर भी नहीं किया था टेस्ट? सर हम हॉस्पिटल ही चले जाएंगे, यही काफी है। हॉस्पिटल आज तो डरती हैं क्या? नहीं सर, हमारे मतलब मम्मा इतना दिखाती हैं डॉक्टर के पास। एक होता है ना कि डॉक्टर के पास बुखार में भी चले जाता है। बंदा डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं और बनना डॉक्टर सारे, है ना? नहीं, मम्मा हमारे फादर डॉक्टर थे, तो मम्मा को सब पता है इन चीजों का, तो डॉक्टर के पास हमारा जाना होता ही नहीं है। अम्मी डॉक्टर हैं? नहीं, फादर डॉक्टर थे। क्या डॉक्टर थे? पापा मेरे डॉक्टर थे। थे? तो उनसे मम्मा ने मतलब टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन जी, उनकी डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, तो आपने कहा मैं बनूंगी डॉक्टर। इंशाल्लाह सर। अल्लाह आप सबकी उम्मीदें पूरी करे। फिर अच्छा। मैंने पीजीसी में किया था ब्लड ग्रुप टेस्ट, वो हुए थे ना। तो पीजीसी में ब्लड ग्रुप कैंप का नहीं हुआ था, जब सबने अपने अपने वो बनाए थे, एग्जीबिशन हुआ था शायद। एग्जीबिशन हुई थी सर। हाँ तो सर ठीक है। सेकंड पोजीशन आई थी, तानिया और मैंने पार्टिसिपेट करा था। ब्लड ग्रुप की वजह से, वेरी गुड। लेकिन सबको अपना पता होना चाहिए। और याद रखें, मैं आपको एक बात भी बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, कि ब्लड जो है ना इंसान की जिस्म में तकरीबन भी 7 बोतलें या 7.5 बोतलें ब्लड होता है, ठीक है, एक एडल्ट में, 18-20 साल के इंसान में, ठीक है। और बेसिकली बॉडी की नीड जो होती है वो 5 बोतलों की होती है। ये 2 बोतलें बॉडी में एक्स्ट्रा क्यों होती हैं? इसलिए होती है कि खुदा ना खास्ता कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ब्लीडिंग का मसला हो जाए, तो ऐसा नहीं हो कि एक बोतल खून बहने से, आधा बोतल खून बहने से इंसान की डेथ हो जाए। क्योंकि वो एक्स्ट्रा होती है ताकि वो सर्वाइवल कंडीशन को सर्व करती है एट द टाइम ऑफ हैजर्डस कंडीशन, तो उसको सर्व करती है। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इंसान को एक्सीडेंशियल कंडीशन जिंदगी में एक आध बार ही फेस करनी पड़ती है, ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। जो सीवियर एक्सीडेंट जिसके अंदर हिमोरेज, जिसके अंदर खून का लॉस हो, तो फिर होता क्या है, ये एक्स्ट्रा खून हमारी बॉडी के अंदर स्टे करता है, रहता ही है, मुस्तकिल रहता है। बेसिकली ब्लड ग्रुप, ब्लड बनता कहाँ पर है? बोन मेरो में। बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहाँ होता है? बोन में। बोन्स कहाँ होती है बॉडी में? रिब्स के अंदर वर्टिकल कॉलम। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम्स है हमारा, और थाई बोन जो रानों की हड्डी होती है, सबसे लंबी होती है। इस तरह हमारी शोल्डर बोन रेडियस अल्ला भी होती है। तो लेकिन बेसिकली थाई बोन के अंदर जो बोन मेरो नली जो होती है, जिसको आप कहते हैं नली पाया, नली खाते हैं ना, वो नली जो है वो बेसिकली बोन मेरो है, और वही आरबीसीज की प्रोडक्शन करती है बॉडी में। लीवर और स्प्लेन तो उसका स्टोरेज प्लेस है, जहाँ स्टोर होता है। अब बात करने का मतलब क्या है कि ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर अगर 7 की 7 बोतलें मेंटेन है, और रेड ब्लड सेल की जिंदगी कितनी है? 128 डेज,
128 दिन। तो जितने सेल की जिंदगी आज 128 हो गई होगी वो मर गए होंगे और उनकी जगह पर नए सेल बोन मैरो ने प्रोड्यूस कर दिए होंगे। तो हमारा ये ब्लड इस तरीके से बनता और टूटता रहता है। लेकिन ये जो 2 बोतल है इसके लिए मेडिकल साइंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट बात करती है कि हमें अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर देना चाहिए। क्यों? दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ऐसी बीमारियों का शिकार हैं कि जिनसे उनकी बॉडी में ब्लड बनता भी नहीं है, और जब बनता नहीं तो यकीनन उनको एक्स्ट्रा सोर्स से ब्लड दिया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सकें। मसलन उसमें थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर जो है हंटिंग जो है हेमोरेजिस के पेशेंट है जिनका खून का लॉस होता है मुख्तलिफ प्रॉब्लम के जरिए। अच्छा, डायलिसिस के और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका खून बनता ही नहीं है, ठीक है ना, सूखे की बीमारी होती है बहुत सारे लोग, लेकिन थैलेसीमिया बहुत कॉमन है। तो या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड बह जाता है, उनके लिए आपको आए दिन मैसेज पढ़ते हैं कि यार हमारे नानी को, दादी को, अम्मा को, अब्बू को, भाई को, दोस्त को, वाइफ को, इनको जो है ब्लड चाहिए। क्यों? कोई ऑपरेशन हुआ है किसी भी किस्म का, एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए ब्लड चाहिए। तो ये ब्लड अगर नॉर्मल लोग डोनेट नहीं करेंगे तो उन हैजर्डस कंडीशन में उनको ब्लड कहाँ से मिलेगा? आपको देखिए मोस्टली एक परेशानी बहुत ज्यादा सुनने में मिलती है कि ब्लड अरेंज नहीं हुआ इसलिए डेथ हो गई। सुनने में आता ना ये बात, कभी मौके पे खून नहीं मिल सका, डॉक्टर भी थे, ऑपरेशन थिएटर भी था, सब कुछ था, लेकिन खून ही नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? ब्लड बैंक्स में खून ही नहीं था। क्यों नहीं था? लोग डोनेट करते ही नहीं, लोग देते ही नहीं, खून ही नहीं देते। जबकि खून देने के इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं, बेशबहा फायदे हैं खून देने के, और बॉडी में हमारे एक्स्ट्रा भी है। भाई 7 बोतलें हैं ना, 5 की जरूरत है, एक दे भी देंगे फिर भी एक एक्स्ट्रा। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब हम बॉडी से खून दे देते हैं तो जो गैप बनता है उस गैप के लिए बोन मैरो फौरन काम करना शुरू करता है और नया ब्लड बनाता है। और जब नया ब्लड बनाता है तो फ्रेश ब्लड इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारी नई तकवीयत, ताकतें पैदा करता है। इम्यून सिस्टम की ताकत है, अपने 5 सेंसेस जो है इसकी ताकत को स्ट्रॉन्ग करता है। स्किन कलर को बहुत ज्यादा फेयर करता है, क्योंकि ब्लड जब जितना पुराना होता है उसका शेड बॉडी के ऊपर पड़ता है तो वो ब्लैकिश हो जाता है, लेकिन जब नया नया फ्रेश ब्लड बनता रहेगा तो वो पिंकिश शेड। देखिए इंसान इंतहाई काला भी होगा ना, बहुत सारे आपने देखा होगा कि डार्क रेस वाले इंसानों के चेहरे पर भी बड़ी अट्रैक्शन होती है। वो अट्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि उनका अपना ब्लड रिफ्लेक्शन होती है चेहरे की, जिसके अंदर से वो अच्छे लगते हैं। लेकिन आपने बहुत सारे गोरे इंसानों को भी देखा होगा कि भाई अट्रैक्टिव नहीं है, उनको देख कर देखने का दिल नहीं चाह रहा दोबारा। क्यों? क्योंकि ब्लड की अट्रैक्शन नहीं होती उनके अंदर, खून की कमी की वजह से या बहुत सारी चीजें और भी। तो ब्लड देने से क्या होता है? इंसान का ब्रेन फ्रेश होता है, ब्लड फ्रेश होता है, फ्रेश माइंड होकर काम करता है, थकावट, दर्द की कमी कम होती है। नया ब्लड जब आता है तो शुगर वालों के लिए भी फायदा है, शुगर की, लेकिन शुगर वाले तो ब्लड दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई इंसान 18-20 साल से खून देना शुरू करे, 18-20 साल की उम्र से खून देना शुरू करे और 40-45 साल तक खून दे सकता है एक हेल्दी पर्सन। फीमेल का नहीं, फीमेल तो हमारे वैसे। जी जी सर, लड़कियां खून नहीं दे सकती? लड़कियां, वही मैं बताना चाह रहा था कि लड़कियों के साथ हमारे यहाँ पहली प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां वैसी डाइट की मारी हैं। वो अपनी बॉडी को स्लिम एंड स्मार्ट करने के लिए पहले डाइट बड़ी ये सर मैं करती हूँ ना सताई लेवल की लेती हैं। सर। मेरी मम्मा मुझे खून देने नहीं देती, वो यूं नहीं देने और चाहती मुझे शौक है। आपकी बॉडी, खवातीन की बॉडी उस लेवल पर आती नहीं है हमारे यहाँ मगरबी माशरे में। क्यों नहीं आती? मशरकी माशरे में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन की डाइट अच्छी है ही नहीं। वो एक तो एक आधी रोटी, सवा रोटी बामुश्किल खाती हैं। दूसरा अला बला तला कन्फेक्शनरी के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी डाइट रखती हैं। तीसरा टेस्टी छालियां, हमारी खवातीन की 80-70% छालियों की बुनियाद में खवातीन में छालियां खून को इस तरह पीती है, बिल्कुल ऐसे याद रखें। जहर होता है। मैं कह रहा हूँ छालियां खून को इस तरह पीती है जैसे एक स्पंज पानी को पी जाता है ना, पूरे जितना बड़ा स्पंज पानी को पी जाता है। तो छालिया तो ये समझे कि कैंसर है, और ब्लड कैंसर है स्पेशली, एक लंग्स कैंसर भी है, थ्रोट कैंसर भी है, और लंग स्पेशली ब्लड कैंसर है। खैर बहरहाल खवातीन की HB होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन एटलीस्ट भी
जो स्टैंडर्ड है दुनिया में है वो है 13 या 14, 13 से 14। लेकिन हमारी किसी भी खातून को जो हेल्दी नजर आ रही होगी ना, अच्छी खाते पीते घराने की, उसका एचबी चेक करें तो बामुश्किल 10-11 के दरमियान में आता है, 10.5 आता है, 10.5, 11, 10.5, 11 अच्छे बता रहा हूँ ये। वरना हमारे यहाँ की खवातीन का एचबी कितना है? 8, 9, 9.5, मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं आता। ये खून का रेशो बढ़ता है। लेकिन आप किसी भी लड़के को उठा लें, सूखा सा होगा ना, काकड़ी सा लड़का होगा, उसका आप एचबी करवा लें, कम से कम भी 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 आराम से आ जाए, कोई मसला ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये इंटरनली भी स्ट्रांगनेस होती है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी लड़के को ले और वो पुड़िया, मैनपुरी, छालिया, गुटखा, नशेवर चीजें खाता, उसका एचबी नहीं आएगा। अच्छा, उसका एचबी वही 10, 11, 10.5, 10 के दरमियान में आके करेगा। खून देने के लिए 2 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स है। आपका वजन 50 किलो से ऊपर हो, 50 केजी से ऊपर हो, और आपका एचबी एटलीस्ट 13 हो, 13 हो, 13, 14, 15, 16 तक जाता है, 18, 17 भी चला जाता है अगर किसी की डाइट बहुत अच्छी होती है जेंट्स में। तो अगर किसी खातून के अंदर वेट 50 से ज्यादा है और उनका एचबी 14-15 है तो वो दे सकती है, स्टैंडर्ड को मीट करें, दे सकती है। लेकिन हमारे खवातीन खून देती नहीं है, क्योंकि खवातीन खून लेने के लिए पैदा हो, पीने के लिए पैदा हो। 18 की एज के बाद ही दे सकते हैं ब्लड? हाँ, लेकिन इससे पहले कोई, इससे पहले बहुत ही सीवियर और इमरजेंसी केस में लेते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई दूसरा डोनर अगर मौजूद ना हो और पेशेंट की जान पे बनेगी, तब ले सकते हैं। वरना, और एक पेशेंट 1 बोतल देने के बाद 3 महीने तक दूसरा ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि 3 महीने में वो ब्लड की दोबारा क्वांटिटी पूरी हो जाती है, बोन मेरो वो ब्लड बना देता है, फिर दे सकता है दोबारा इंसान। लेकिन सीवियर कंडीशन में, खुदा ना खास्ता अगर डोनर ही एक हो और पेशेंट को जरूरत हो, तो एक साथ अगर डोनर हेल्दी है, हर लिहाज से फिट है, तो उससे 2 बोतलें ली जा सकती हैं। लेकिन डॉक्टर बहुत यानी कि सीवियर रेयर कंडीशन में जाके इस तरह की हरकत करते हैं ताकि जान बच जाए पेशेंट की भी और डोनर की भी। तो लेकिन बहुत कम होता है ऐसा मसला। लेकिन ये सारी बातें आपसे डिस्कस यूं कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग, यू विल बी द डॉक्टर, और आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किन तरीकों से बेस्ट इंसान अपने, याद रखें, ब्लड डोनेट करते रहे, आपको ना बीमारियां छुएंगी, ना आपकी बॉडी फिगर आउट होगी, ना आपको जहनी स्ट्रेस होगा, आपकी बॉडी की जो फेयरनेस है वो भी बरकरार रहेगी, फ्रेश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हंसमुख रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। टेंशन होगी भी दुनिया को तो आप रिलैक्स नजर आ रहे होंगे। ब्लड देने के इतने बेशबा फायदे हैं कि अगर मैं लिस्ट डाउन कर, आप बहुत सारी किताबें मार्केट में छपी हुई पड़ी हैं ब्लड खून देने के फायदे, तो लाजमी खून दिया करें। लड़कों से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो 18-20 साल के हैं और हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके जिस्म के अंदर, यानी कि किसी को अगर खुदा न खासा एक जिंदगी में एक दफा हेपेटाइटिस हो जाए तो वो ब्लड नहीं दे सकता, जिंदगी भर ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि हेपेटाइटिस का वायरस जो होता है फिर वो बॉडी के अंदर बैठता है, निकलता नहीं है। ABC तीनों में से कोई भी हो जाए खुदा न खास्ता, भले वो सही हो जाए, लेकिन रिटर्न करता है। जब रिटर्न करता है तो जाहिर है दूसरे को ब्लड नहीं दे सकता, वरना उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। हर बार तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और से अगर किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी लड़के को, टाइफाइड का मसला नहीं है, टाइफाइड होने के बाद खत्म हो जाता है उसका। और टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज नहीं है। पहली बात, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफाई, वो बैक्टीरिया है जिससे टाइफाइड होता है। नमूनिया भी बैक्टीरियल है। बैक्टीरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि बॉडी उसकी मेडिसिन होती है और वो बॉडी से उसको मारा जा सकता है बैक्टीरिया को। वायरस की प्रॉब्लम ये होती है कि वायरस की कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं होती, तो वायरस को मारा नहीं जा सकता। हाँ, वायरस की अच्छी बात यह है कि बॉडी में रहता नहीं है, निकल जाता है। लेकिन कुछ वायरस बॉडी में रिटेन करते हैं, जैसे कि एड्स का वायरस है, HIV का वायरस को कहते हैं, या जिस तरह हेपेटाइटिस का वायरस है बॉडी के अंदर रिटेन कर जाता है। ठीक है जी, सलाउद्दीन बेटा क्या कह रहे हैं? जी सर, ब्लड बैंक तो ब्लड को प्यूरिफाई करती है ना, तो सर अगर ब्लड में मसलन कोई बीमारी वगैरह है तो नहीं, कहीं पर भी ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता। ब्लड की प्यूरिफिकेशन सिस्टम अल्लाह ने इंसान के जिस्म में एज ए किडनी लगाया है। हमारी किडनी जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करती है और ब्लड को अप टू द स्टैंडर्ड पे रखती है। याद रखें, आप पान खाएं, गुटखा खाएं, मैनपुरी खाएं, छालिया खाएं, कोई सी भी चीज खाएं, वो हमारे ब्लड में जाके शामिल
नहीं होती। ये सारा, जिस तरह हमारे घरों में गंदा पानी आता है तो हमारे घरों में फिल्टर लगे होते हैं, 1 2 3 3 बॉटल्स लगी हुई होती है। वो उसके अंदर एक में सैनिटेशन होता है, एक में प्यूरिफिकेशन होता है, एक के अंदर बैक्टीरियल की डेथ हो रही होती है, फिर कहीं जाके स्टेरलाइज्ड एंड फिल्टर वाटर हमको कहीं मिलता है। तो हम हर महीने बाद या 15-20 दिन बाद जितना पानी का इस्तेमाल है उसके हिसाब से फिल्टर को साफ या चेंज करते हैं। तो हमारी किडनी भी हमारी बॉडी के अंदर लगी हुई है, हमारे पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो ब्लड जब भी एक कतरा जिस्म के कहीं से भी निकलेगा, वेल प्यूरिफाइड स्टेरलाइज्ड ब्लड निकलता है। इसी तरह जितना गंद खाएंगे उतना लोड पड़, जितना गंदा पानी आएगा उतना लोड पड़ेगा फिल्टर पर। जितना मुंह में गंद डालेंगे, मैनपुरी, छालिया, गुटखा और दूसरी कन्फेक्शनरी के फजूल आइटम खा के, तो वो सारा का सारा लोड याद रखें किडनी पे पड़ेगा और किडनी उसको साफ करेगी ला महाला। तो यूरिन हमारा वो वेस्ट प्रोडक्ट का आउट है, और जितना किडनी पे लोड पड़ेगा उतनी जल्दी किडनी खराब हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कुरान में आयत है कि पाकीज़ा और एहसन तरीन चीज खाई जाए। अपनी जबान में, अपने मुंह में पाकीज़ा और एहसन तरीन। अच्छा, छालिया पाकीज़ा है, पाक है, बिल्कुल पाक है, हम कहते हैं बिल्कुल पाक है, हलाल भी है, खा सकते हैं, लेकिन एहसन तरीन चीज नहीं है। एहसन तरीन चीजें किसे कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान में अक्ल रखी है और अक्ल की बेस के ऊपर ये वो सोच समझ के खाए कि इसका इम्पैक्ट मेरे जिस्म पर क्या होगा, असर क्या होगा। अकली तौर के ऊपर इंसान सोचता है कि छालिया का असर अच्छा है या बुरा। क्या है बुरा छालिया है का? सर। बुरा है सर। जब बुरा है तो बुरा अब है। कुरान की आयत की नफी हो रही है कि आप पाकीज़ा चीज तो खा रहे हैं लेकिन एहसन तरीन चीज नहीं है। एहसन मतलब बहुत आला चीज, यानी अगर चाय और दूध रखा हो तो दूध का पीना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू चाय। लेकिन अगर नीड है चाय की, कि निकोटीन आपके ब्रेन को चाहिए ताकि आप रिलैक्स भी करें, और चाय के अंदर इतना निकोटीन होता है कि वो ब्रेन के सेल को रिलैक्स करता है और फ्रेश भी करता है, तो फिर चॉइस करनी है आपने चाय। तो अकल अल्लाह ने इंसान में ऐसी जबरदस्त चीज फिट करी है कि जिसका इस्तेमाल हर वक्त और हमा वक्त होना चाहिए, वरना गड़बड़ है, वरना परेशानी, वरना मसला। मसला ही दुनिया में अकल को ना इस्तेमाल करने से हो रहा है, जहां परेशानियां है, प्रॉब्लम है। ठीक होगी बात? सर जी जी। सर ब्लड आप बता रहे हैं कि 3 मंथ के बाद ब्लड देने के बाद, मैंने ऐसा सुना है और देखा नहीं है कभी, क्योंकि मेरा ब्रदर भी करता है ब्लड डोनेट। तो सर मैंने सुना है कि ब्लड देने के बाद वो 1 वीक तक थोड़ा सा मतलब फूल जाता है, उसमें गैस आ जाती है, ऐसा होता है इंसान में जो ब्लड डोनेट करता है? नहीं नहीं, ब्लड, मैंने आपको कहा कि ब्लड देते रहेंगे, फिगर कभी आउट नहीं होगी बॉडी की आपकी। ब्लड देना एक एहसन तरीन और अक्ली तौर के ऊपर बहुत जबरदस्त और इस्लाम के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन अमल है ब्लड देना। सर थैंक यू। ब्लड देने से कभी भी इंसान का जिस्म नहीं फूलता, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड बोन मैरो खुद ही पूरी करता है। हाँ, ये बेवकूफानापन हम करते हैं, ब्लड यूं फूल जाता है लोगों का जिस्म कि यार ब्लड दिया है तो अम्मा भी खाना खिला रही है, तो बहन भी खाना खिला रही है, तो भाई भी जूस ला के पिला रहा है, खून दिया है इसने। तो एक हफ्ते तक उसको इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइट देंगे तो फूलना ही है जब अंदर जाएंगी सारी चीजें। याद रखें, ब्लड देने से कभी भी कमजोरी नहीं होती। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो स्टैंडर्ड बंदा ब्लड देता है, विच फुलफिल ऑल द मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही कमजोर बंदे से, वजन उसका बेचारे का 40 किलो हो, हमजा जैसा हो बेचारा, और उससे आप खून ले लें तो फिर जी सर, मैंने भी ये सुना था, जबकि मेरा भाई भी देता है तो उसके साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है अक्सर वो मैं ऐसी बात साइकोलॉजिकल है। जो सुनती। बहुत से लोग आपको साई के तौर के ऊपर परेशान करते हैं, अरे खून दे दिया, अरे खून दिया, अरे ये, अरे मेरा बच्चा, अरे यूं, अरे ये गिला। वो बेचारे को खून देने का मसला नहीं होता, वो अरे अरे से हो जाता है बेचारा। जी सर। लेकिन अब बच्चा गिलास टूटने से नहीं डरता, लेकिन गिलास टूटने के बाद जो हम कहते हैं ना, ओ हाँ हाँ, वो शोर मचाते हैं, बच्चा उससे डरता है, उससे परेशान होता है। तो ये पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इनको संभालना चाहिए ताकि इंसान इंसानियत के साथ चलता है। हमारे यहाँ मतलब क्या होता है कि पर को कौवा बना दिया जाता है उठा के। खैर बहरहाल, ठीक है। अच्छा, अब हम बात जिस तरह की ब्लड की कर रहे हैं, और ये बात मैं जरूरी ये समझता हूँ बताना इसके अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड के हवाले से इंसानों को सबको बताना, ताकि
अवेयरनेस मिले लोगों को, और उसके ऊपर वो जिस हद तक मुमकिन हो कोशिश कर सके। मुझे भी मेरे टीचर थे, एक जोलॉजी के टीचर आए थे, मुझे नाम उनका याद नहीं है, लेकिन आए भी वो सिर्फ 5-6 दिन के लिए थे, डिग्री कॉलेज 11 नंबर में, जहाँ मैं खुद टीचर हुआ आज अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआओं से। उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते की क्लास ली थी, तो जोलॉजी पढ़ाते थे, उन्होंने ये ब्लड ग्रुप उन्होंने पढ़ाया था हमको, और उस पर उन्होंने ये बात हमें बताई थी कि ब्लड देना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लड़कों और हेल्दी पर्सन के लिए, और उसकी अपनी हेल्दी लाइफ के लिए। तो यकीन करें इंशाल्लाह अल्लाह, मैं बड़े बोल से तौबा कर रहा हूँ कि उस ऐसी एज थी, इंटर में एज 17-18 साल ही होती, 16-17-18 साल ही होती। तो मैंने जो 18-19 साल से ब्लड देना शुरू किया है, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी भी साल 3 दफा से कम ब्लड दिया। मैंने 3 दफा तो हतमी तौर पर है कि मैं ब्लड देता हूँ जाके। ब्लड ग्रुप कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर लेता है यार चाहिए, नहीं तो ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कर देता हूँ। माशाल्लाह सर। इससे इससे आप खुद देखें, आप अपनी बॉडी के अंदर बड़ा पॉजिटिव चेंजेस महसूस करेंगे। अच्छा भाई, बात मल्टीपल एलील की चल रही है, ब्लड ग्रुप की इसमें अंदर आ गया। तो अच्छा, ये डिफरेंट स्लाइड्स और भी है, लेकिन सब के अंदर डेफिनेशन वही है जो हम पढ़ चुके हैं। देखिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रिक, मल्टीपल एलील इन द आई कलर ऑफ द ड्रोसोफिला, जो मैं बता रहा था आपको जबानी, वो लिखा हुआ भी आपके सामने आ गया। Found 14 alleles for the eye color which produce the various shade from white to red, यानी कि white, light pink, shocking pink, red, maroon, dark red, light, इस तरह के सारे शेड्स ये आगे तक देती है, 14 डिफरेंट शेड। तो पता लगा कि एक ही आंख के कलर के लिए डिफरेंट 14 जीन काम कर रहे हैं, दैट इज मल्टीपल एलील। रेड आई कलर इज द नॉर्मल वाइल्ड टाइप, यानी कि जो मोस्टली जंगलों में मिलती है मछली, मक्खी। डोमिनेंट टू द अदर, कह रहा है कि जब रेड आई कलर होगा ये दूसरे पे सब पे डोमिनेंट होगा। अगर दूसरे कलर क्या है, अदर शेड्स आर वाइट, कोरल, ब्लड, चेरी, एप्रिकॉट, यूजन, बफ, टिंग्ड, हनी, येरो, पर्ल, आइवरी एंड व्हाइट। दीज आर ऑल द 14 शेड्स जो आप बता रहे हैं, जो उसने बताया। और मेरी बात मल्टीपल एलील आंख के अंदर, यस सर। कितने अच्छे एग्जांपल उसने वाजे तौर पे कोट कर दी। ठीक है, अच्छा अब ये इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास ब्लड ग्रुप की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास है, जिसके अंदर हम रिहार्सिस फैक्टर। अच्छा, आप अपनी बुक का भी पेज खोल लें, उसके अंदर मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताना चाहूंगा। एंटी, या सारा एंटी एंटी बता रहा है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जनाब, अब पेज नंबर, अब आ जाइए ब्लड ग्रुप के अंदर 191, पेज नंबर 191। मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, रिहार्सिस फैक्टर मैं देखता हूँ नेट के ऊपर भी बहुत मेरे पास खुला हुआ है, फौरन मिल जाएगा। RH फैक्टर भी कहलाता है ये, और ये फैक्टर बेसिकली ब्लड की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को सिलेक्ट करता है। REHOS, रिहार्सिस फैक्टर, फैक्टर इन ब्लड। मेरे को कोई अच्छी सी पिक्चर मिल जाती है तो मैं आपको फौरन ही वो शो कर देता हूँ। एंटीजन, एंटीसेल, आपको ये स्क्रीन शो हो रही है जो मैं देख रहा हूँ? यस सर, शो हो रही। ये शो हो रही है। रिहार्सिस फैक्टर, ये गूगल की स्क्रीन शो हो रही है आपको? नो सर। नो सर। ये नहीं हो रही, यही तो पूछना चाह रहा था। चले, मिल गया मुझको, मैं दिखाता हूँ। नो सर, अभी हो ब्लड। मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा देता हूँ ना।
अब हो गई स्क्रीन शेयर? Yes, sir. यस ठीक है सर। ना? अच्छा भाई, अब हम बात कर रहे हैं इस रेओसिस फैक्टर की। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, रेओसिस फैक्टर RH एंटीजेंस। रेओसिस को मैं सेव करता हूं तो मतलब बड़ी पिक्चर आ जाएगी। ये आ गई बड़ी पिक्चर। अब मैं आपको रेओसिस फैक्टर का ये शेयर भी कर देता हूँ। अरे नहीं यार, ये तो कुछ और ही आ गया। अच्छा, आप अपनी बुक में देखिए, मैं आपको इसका व्हाट्सएप इमेज भेज देता हूँ बुक के वजह से। ये मैंने इसमें आपको व्हाट्सएप पे कर दिया है। अब मैं व्हाट्सएप से मैं खुद भी उठा लेता हूँ और फिर आपको भी स्क्रीन पे शेयर करके दिखाता हूँ। आइए फिर। देर क्यों लगा रही है? अच्छा, रियोसिस फैक्टर जो बाकी हमारी बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम RH फैक्टर के नाम से भी याद करते हैं। अब सिंपली ये एक फैक्टर है जो किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ लगता है तो वो उसके ग्रुप को जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है ना। तस्वीर ही मुसीबत हो गई। अच्छा, रियोसिस फैक्टर 191 पेज आपके चले आ गया, पेज ही भूल गया, शुक्र। अच्छा, बुक है आप लोगों के सामने खुली हुई है? यस सर है। अच्छा ठीक है। चलिए बुक में चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि जनाब, ब्लड टाइप, फिनोटाइप हमारे पास कौन, फिनोटाइप, जीनोटाइप और एंटीजन, तीन चीजें लिखी हुई है पेज नंबर 191 पे शुरू में। Yes, sir. यस सर। इसके अंदर लिखा हुआ है, कह रहा है कि RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव दोनों के ऊपर R लिखा और स्मॉल h लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है ये फिनोटाइप है। RH पॉजिटिव यानी कि कैपिटल R और उसके ऊपर H लिखा हुआ तब भी वो RH पॉजिटिव कहलाएगा। इसके लिए जीनोटाइप क्या है? अच्छा, हम हमेशा जीन को डबल में लेते हैं, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। अब कैपिटल R और स्मॉल r इसने दोनों शो कर रखे हैं, कैपिटल R भी शो कर रखा है और स्मॉल r भी शो कर रखा है। अगर दोनों कैपिटल R हैं
किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ दोनों कैपिटल आर हैं तो उसका जो फैक्टर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर दोनों कैपिटल आर आ रहे हैं, आर एच पॉजिटिव में, आर एच में, तो उसका फैक्टर क्या है, वो दोनों जो है वो पॉजिटिव है। अगर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है तब भी क्या कहलाएगा वो? पॉजिटिव। तभी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल आर जो है वो अपना आप को डोमिनेट करेगा, अपने आप को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करेगा, और उसको दूसरे वाले को क्या करेगा? रेसेसिव कर देगा, रेसेसिव करेगा, ठीक है ना। तो दूसरे वाले को वो रेसेसिव कर देगा। इसी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता दोनों के ऊपर स्मॉल आर हो, RH एब्सेंट होगा नेगेटिव। तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर अगर आर दोनों, ये बिल्कुल अलग से जीन है। अच्छा, अब 3 जीन तो हमारे पास किसके लिए है? ब्लड ग्रुप ए के लिए, बी के लिए, ए बी के लिए, यानी 2 एंटीजन है ना, जीन 3 हो गई। इस तरह रेहोसिस फैक्टर इटसेल्फ इज अ जीन। रेहोसिस फैक्टर क्या है? ये भी एक और जीन है, लेकिन ये भी ब्लड ग्रुप के लिए काम कर रही है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये पिक्चर शेयर हो रही है आपको? बुक की मैंने 191 पेज शेयर किया है। यस सर, हो रही है। बस मैं इसी को पढ़ाना चाह रहा था। देखें ये लिखा हुआ फिनोटाइप आर, आर एच पॉजिटिव और आर एच पॉजिटिव, इस तरह लिख सकते हैं कि जीनोटाइप क्या होगी, यानी दोनों आर के ऊपर स्मॉल एच हो, स्मॉल एच हो, कैपिटल आर हो, कैपिटल आर हो, या कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, दोनों के अंदर रेहोसिस फैक्टर के अंदर जीन क्या बनेगी? आर एच प्रेजेंट, एंटीजन आपका पॉजिटिव है। इसी तरीके से यहाँ पर आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी -v ई करके लिख दें या आर एच करके पूरा नेगेटिव लिखें, एक ही बात है। नेगेटिव कब होगा? जब दोनों स्मॉल आर होंगे किसी भी ग्रुप के साथ, ए के साथ हो, ए बी के साथ हो, ओ के साथ हो, और वहां पर आर एच एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव या ए नेगेटिव या ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव होता है, या ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द आर एच या रेहोसिस फैक्टर। इससे एक डिजीज कंसर्न है, सिर्फ वो स्टडी कर लें। एक बहुत जबरदस्त डिजीज कंसर्न है इसके साथ। सिर्फ इस पैराग्राफ की जरा तेजी के साथ रीडिंग कर लें। अबाउट 85% पॉपुलेशन, जल्दी से जरा, क्योंकि 5 मिनट रह गए। About 85% population is Rh positive. The knowledge about Rh factor is of particular importance in transfusion of blood and pregnancies. If an Rh negative woman marries an Rh positive man, her children are likely to be Rh positive because R positive blood is dominant genetic trait. Her first Rh positive child will trigger antibody production in her blood. Subsequent Rh positive children will be in danger of being born with erythroblastic foot tails, in which the mother Rh antibodies invade the fetus and attack in its red blood cells, causing the child to be born severely anemic. Fortunately, this condition can now be easily prevented by injections of a substance that prevent formation of Rh antibodies by the pregnant woman. ये एक खास डिजीज है जिसमें लिखा हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। एरिथ्रो कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, ब्लास्टो कहते हैं फट जाने को, फ्यूटालिस्ट फ्यूटस से निकला, फ्यूटस कहते हैं मदर बॉडी में बनने वाले बेबी को। यानी कि उसने फौरन कहा, तो ऊपर से लिखा है कि 85% पॉपुलेशन हमारे आरएच पॉजिटिव होता है। आपको ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ज्यादा सुनने में आता है एज कंपेयर टू ए बी ओ नेगेटिव। नेगेटिव के हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं। क्या कह रहा है कि अगर कोई एक आरएच नेगेटिव औरत शादी कर ले आरएच पॉजिटिव से, यानी कि आरएच, सिंपल सी बात है कि आरएच नेगेटिव वुमेन आरएच पॉजिटिव मैन से पॉलिमरेज शादी हो जाए उसकी, तो उसका पहला बच्चा जो होगा वो लकीली टू बी आरएच पॉजिटिव होगा, तो ब्लड ग्रुप कोई से भी हो, ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, क्योंकि आरएच पॉजिटिव जो डोमिनेंट जेनेटिक ट्रेट है आरएच नेगेटिव के ऊपर, ठीक है ना, पॉजिटिव डोमिनेंट ट्रेट है नेगेटिव के ऊपर।
तो इसका जो पहला बेबी होगा खातून का, वो लकीली टू बी RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। और उसको एक प्रॉब्लम होगी कि उसके रेड ब्लड सेल्स बस्ट होते होंगे बच्चे के, और जब उसके रेड ब्लड सेल्स बस्ट होते होंगे तो उसका खून, उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी बच्चे में। ऐसा क्यों होगा? उसने जवाब दिया क्यों होगा, क्योंकि इन विच द मदर RH एंटीबॉडीज इन्वेड, हमला करेंगे किसके ऊपर? फीटस पे, बच्चे के RH पॉजिटिव के ऊपर, क्योंकि मदर, पेरेंट के पास था, फादर के पास था पॉजिटिव, मदर के पास क्या था? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव के ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, उसका ये एक्शन है, उसमें इन्वेड करेगा, हमला करेगा, और रेड ब्लड सेल्स कम करेगा, जिससे बच्चे के अंदर काजिंग द बॉन्ड सीवियरली एनेमिक। एनेमिक किसे कहते हैं? खून की कमी। तो बच्चा खून की कमी के साथ पैदा होगा। ये अगर RH पॉजिटिव फीमेल, RH नेगेटिव फीमेल अगर RH पॉजिटिव मेल के साथ शादी कर ले, तो उनके 4 बच्चों में से एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम बहुत वाजे कि होगी ही होगी। शुरू में लोग समझते हैं कि शायद थैलेसीमिया हो गया बच्चे को, नहीं, क्योंकि खून की कमी होती है। थैलेसीमिया नहीं होता, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस होता है। सिंपली इसको एक इंजेक्शन के जरिए ट्रीट किया जाता है, जिसके अंदर RH एंटीबॉडीज बच्चे के बॉडी में डाल दी जाती है। तो फिर वो जो मदर का नेगेटिव RH नेगेटिव होता है, उसके हमले को वो इंजेक्शन जाके रोक देता है, बच्चे के बस सेल होना बंद हो जाते हैं, और बच्चे, क्योंकि ब्लड, उसका बोन मैरो सही काम कर रहा होता है, ब्लड बना रहा होता है, लेकिन ब्लड फट रहा होता है आगे जाके, RBCs एरिथ्रोब्लास्ट हो रहे होते हैं, तो बच्चे के अंदर होंगे। तो इस तरीके से ये डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है सिंपली। और मल्टीपल एलील से, ब्लड ग्रुप से ये डिजीज वाज़े तौर पे कंसर्न है ह्यूमन बींग्स के दरमियान। लेकिन नेगेटिव के हमारे यहाँ वैसे ही केसेस कम है, 15% है, 85% पॉजिटिव है, तो ये केसेस बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं। लेकिन फिर भी जब भी शादी होने लगे दो लड़का लड़की के दरमियान, तो इस तरह के जो बुनियादी टेस्ट है, हीमोफीलिया का टेस्ट है, हंटिंगटन कोरिया का टेस्ट है, अपना जो है वो डाउन सिंड्रोम का टेस्ट है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का टेस्ट है, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इस तरह के जेनेटिकल टेस्ट हो जाए तो बेहतर है, वरना होता क्या है कि पेरेंट खुद तो नॉर्मल होता है, लेकिन क्योंकि वो कैरियर होते हैं उस जीन की, तो आने वाले बेबीज के अंदर ये प्रॉब्लम ट्रांसफर हो जाती है। 4 में से 6 में से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सर वो इंजेक्शन एक बार लगता है, पूरी जिंदगी लगता रहता है? क्या चीज? नहीं, ये इंजेक्शन एक बार लगे। ये एरिथ्रोब्लास्टो फ्यूटिलिस के लिए प्रॉब्लम के लिए एक दफा लगे, क्योंकि एक दफा उसकी बॉडी में जब एंटीजन चली जाएगी ना पॉजिटिव वाली, तो एंटीजन के अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने आप को प्रोड्यूस करती रहती है, बनाती रहती है, पूरी जिंदगी बनाती रहेगी, क्योंकि ब्लड के साथ है। जब जब ब्लड बनेगा वो एंटीजन बन जाएगी, बनती रहेगी। ठीक है, हमारा भी मेरी माँ का भी ब्लड O नेगेटिव था, लेकिन हमारे अंदर तो किसी के अंदर ऐसे कुछ नहीं हुआ। नहीं, O नेगेटिव था, लेकिन उसको देखना पड़ेगा ना कि O नेगेटिव की कंडीशंस क्या थी। O नेगेटिव होना मत नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि रिहोसिस फैक्टर के अंदर, नेगेटिव के अंदर ये जीन शामिल हो तब जाके मसला करेगी। ठीक है ना, तो वो तो क्रॉस मैच करके पता लग जाएगा कि मसला होगा या नहीं होगा, सिंपली हो सकता है ये चीज। ठीक है ना, जरूर थोड़ी कि हर नेगेटिव वाले के अंदर ये प्रॉब्लम हो।